काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है डिज़ाइन होगा, और डेफिनेटली सिस्टम डिज़ाइन होगा तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम का तो हमें मुश्किल भी होगी उसको डिज़ाइन करना। तो जो हमारे लेवल पे आएगा उसको हम डिज़ाइन करते रहेंगे। तो इस बेसिस के ऊपर ऑन कर दी बेटा, थैंक यू जुनेद। तो मैं ये डायग्राम एक दफ़ा रिपीट करके फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। और कहता ये है कि ये एक ट्यूरिंग मशीन की जो स्ट्रक्चर डायग्राम है वो कुछ इस टाइप की है कि ये आपके पास एक कंट्रोल यूनिट है। इनसाइड कंट्रोल यूनिट यू विल सी एन स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑटोमेटा लाइक, अब आप कोई भी ऑटोमेटा बना दें इसके अंदर, समथिंग लाइक दैट, कि ये ऑटोमेटा जो है इसके अंदर होगा जो आपको ट्रांजिशंस करवा रहा होगा। whenever you give the input, तो वो इनपुट के बेसिस पे ट्रांजिशन करवाएगा ये ऑटोमेटा कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट के साथ जो इनपुट आप रीड करेंगे वो एक टेप के अंदर होगा, यानी आप एक टेप जो है वो यूज़ करेंगे जिसके अंदर इनपुट्स आप देंगे। ये एक देखें आपको नज़र आ रहा है मेमोरी की तरह इनफाइनाइट टेप है जिसमें आप, और ये ब्लैंक होता है, जिस जगह पे आपको इनपुट देना होता है उस जगह को आप फिल करते हैं, बाकी सारी जगह जो है वो ब्लैंक होती है। ये टेप की प्रॉपर्टी ये है कि इसी में से रीड करते हैं, इसी में राइट करते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप, ये डिपेंड करता है सिस्टम के ऊपर कि आप यहाँ से अगर रीड कर रहे हैं तो आप इसी जगह पे राइट करना चाहते हैं या हेड को आगे ले जाके किसी ब्लैंक स्पेस पे जाके आप राइट करना चाहते हैं। तो ये तो हमारे पास, इसका मतलब है हेड को कंट्रोल करने के लिए कोई सिस्टम होगा हमारे पास। हेड जो है वो लेफ्ट और राइट मूव कर सकता है, बट एक वक्त में एक स्लॉट मूव करेगा, यानी एक वक्त में या तो राइट पे जाएगा या लेफ्ट पे जाएगा। तो इस बेसिस पे हेड की पास जो है वो ये अपॉर्चुनिटी होती है। हाँ, अगर कोई स्पेशलाइज किस्म का हम ट्यूरिंग मशीन बना रहे हैं तो हेड अपनी जगह पे रुक भी सकता है कि आप कहें कि मैं मूव नहीं करना चाहता। लेकिन जो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन हम पढ़ेंगे उसमें हेड को या तो लेफ्ट राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे मूव कराएंगे, और इस तरह एक वक्त में या तो एक दफ़ा राइट पे जाएगा या एक दफ़ा लेफ्ट पे जाएगा। इस बेसिस पे अपने काम को कर रहा होता है। कंट्रोल यूनिट इसको ऑटोमेटा के बेस से मूव करता है। इसके जो पार्ट्स हैं वो, यानी कौन कौन से पार्ट्स इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो ये 7 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो जिस पे ये कंसिस्ट करता है। नंबर 1 क्यू, अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, ये बात हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अ फाइनाइट टेप अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। टेप के अल्फ़ाबेट्स वो होते हैं जो आपके पास लैंग्वेज का पार्ट होते हैं। नॉर्मली टेप के अल्फ़ाबेट्स यानी ये सिग्मा है, तो फाइनाइट, इसको ज़्यादा बेहतर वर्ड इसमें ये था कि कैरेक्टर ऑन विच लैंग्वेज डिफाइंड, यानी वो कैरेक्टर जिस पे लैंग्वेज डिफाइंड हुई हुई है। उसके बाद है सिग्मा, और ये सिग्मा वो हैं जो बेसिकली आप अपने इनपुट के बेसिस पे आउटपुट जो टेप पे लिखना चाहते हैं वो कैरेक्टर कौन से आप चूज करेंगे। ये आपकी मर्जी है कि आप कोई भी कैरेक्टर अदर देन जो है वो जो इनपुट कैरेक्टर हैं उसके अलावा कोई और कैरेक्टर आप लिखना चाहते हैं तो वो लिख लें। जो इनपुट कैरेक्टर है वो तो आपके टेप कैरेक्टर हैं ही हैं, लेकिन क्योंकि वो तो टेप पे दिए ही जाएंगे, इनपुट भी टेप पे ही दिया जाएगा, लेकिन जो आउटपुट आप उसके अगेंस्ट में लिखना चाहते हैं it may be vary from your input character. तो the sigma a finite tape alphabet which is strict superset of sigma. sigma का मतलब ये है कि अगर आपके पास आपकी लैंग्वेज जो है वो ए बी पे कंसिस्ट करती है, आप कहते हैं कि मेरी लैंग्वेज ए बी पे कंसिस्ट करती है, तो डेफिनेटली जो ये वाला सिग्मा है जो कि टेप कैरेक्टर कहलाता है, इसमें आप कहते हैं कि हम ए बी तो लिख सकते ही हैं, इसके अलावा मैं एक्स और वाई भी लिखना चाहता हूँ, तो ये हमेशा सुपर सेट होता है, ये हमेशा नॉर्मली सुपर सेट होता है। ठीक है, तो ये टेप करेक्टर जो है वो सुपर सेट बन जाता है अपने जो जिस पे लैंग्वेज डिफाइन है उसके मुकाबले में। और ये तो 3 हो गए। इसके बाद आपके पास सिग्मा है। सिग्मा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है तो सारे इम्पॉर्टेंट, लेकिन सिग्मा जो है वो ट्रांजिशन फंक्शन है जो कि ट्रांजिशन कराता है। So this is called transition. What is the behavior of the transition? Transition behavior is like you will stay at a specific state and you will read a tape character. This first one is called read. It is better if you will write over here. This is called read character. यानी आप read करेंगे एक character, ठीक है।
और व्हाट इज द एक्शन रिगार्डिंग दिस दिस पैटर्न, इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली क्या आपका जो है वो एक्शन होना चाहिए। तो कहता ये है कि हम जब एक स्टेट पे खड़े हैं और एक कैरेक्टर टेप से रीड करेंगे, यानी अगर इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में वो बता रहा है कि हम किसी एक स्टेट पे खड़े होंगे और एक कैरेक्टर यहाँ से रीड करेंगे। तो ये एक पैटर्न है, पैटर्न के बेसिस पे आपकी एक्शन क्या है। तो कह रहा है हम किसी स्टेट पे चले जाएंगे, माइट बी द स्टे ऑन द सेम स्टेट और माइट बी वी विल मूव द सम अदर स्टेट। तो हम उसी स्टेट पे स्टे करेंगे या किसी दूसरे स्टेट पे चले जाएंगे। एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी दिस इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसके बाद ये वाला जो आपके पास करेक्टर है ये है राइट करेक्टर, यानी फिर आप एक करेक्टर जो है वो राइट करेंगे टेप पे। ठीक है, एक करेक्टर, अब आपकी मर्जी है कि जो करेक्टर रीड किया है वही करेक्टर राइट कर दें, उसके अलावा कोई करेक्टर राइट कर दें, वट एवर यू वांट बेसिकली यू यू कैन राइट। मतलब आप कहते हैं मुझे कुछ राइट नहीं करना, तो फिर आप जो रीड कर रहे हैं वही राइट कर दें, तो इसका मतलब कुछ भी आपने राइट नहीं किया। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन है कि आपका हेड टेप के ऊपर लेफ्ट या राइट पे मूव करेगा, यानी आप टेप के ऊपर या तो लेफ्ट पे जाएंगे या राइट पे जाएंगे, इस तरह से आपकी मूवमेंट जो है वो लेफ्ट या राइट की तरफ रहेगी। तो इसके बाद बी, समटाइम बी और समटाइम बकेट, मैं इसको यहाँ पे डिजाइन कर देता हूँ। समटाइम बी और समटाइम बकेट टाइप करेक्टर इज कॉल्ड द ब्लैंक करेक्टर ऑन द टेप। यानी नॉर्मली मैं जो किसी बुक से कॉपी करता हूँ तो वो कैपिटल बी लिखते हैं, लेकिन जब मैं लिख रहा होता हूँ तो बकेट नॉर्मली यूज करता हूँ। तो बी इज अ ब्लैंक करेक्टर। तो ये कहता है ये है कि बी यूज करें या ब्रैकेट यूज करें आज डिस्टिंग्विश ब्लैंक सिंबल विच इज ऑन द टेप, यानी ये इस बात को शो करने के लिए कि ये एरिया ब्लैंक है। क्यू नॉट द स्टार्ट स्टेट, स्टार्ट स्टेट जो कि कंट्रोल यूनिट मैंने भी बनाया था, तो कंट्रोल यूनिट में जो आपके पास ऑटोमेटा होगा इसमें कोई ना कोई स्टार्ट स्टेट होनी चाहिए, और वो स्टार्ट स्टेट भी यकीनन क्यू से बिलोंग करती है। द सेट ऑफ फाइनल और एक्सेप्टिंग स्टेट, और कई सेट का मतलब होता है कई फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं, और वो तमाम फाइनल स्टेट भी क्यू के अंदर ही बिलोंग करेंगी, बाहर होना जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी क्या हो नहीं सकता क्यू से बाहर, यानी जो सेट ऑफ क्यू है उसी के अंदर उसको एग्जिस्ट करना चाहिए। These are the entities of tuples of your Turing machine, but should be some rules over there। हम ये बात पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में कि अगर भाई हमें ये इंटिटीज हैं तो इसकी कुछ रूल्स भी होने चाहिए जो हमें ट्यूरिंग मशीन को डिजाइन करके दे दे। तो रूल्स क्या है कि ये जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली इसका रूल है। रूल क्या है कि आप एक स्टेट पे खड़े होंगे और आप एक कैरेक्टर रीड करेंगे, और रीड करने के बाद आपका एक एक्शन होगा। एक्शन क्या होगा कि आप किसी दूसरे स्टेट पे चले जाएंगे, एक कैरेक्टर राइट करेंगे और आप मूवमेंट करेंगे एक लेफ्ट या राइट के ऊपर टेप में। मिसाल दे देता हूँ मैं आपको कि लेट सपोज मैं एक ऑटोमेटा इस तरह, ये मेरे पास इनपुट है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ अभी किसी मकसद के लिए तो नहीं बना रहा, ये मेरा एक टेप है और टेप में मैं एक इनपुट दे रहा हूँ, और इनपुट है मिसाल के तौर पे ए, और ये लैंग्वेज हमारी डिफाइन हुई हुई है लेट सपोज ए बी पे, दो कैरेक्टर ही हमने लिए हुए हैं ए बी पे, और हमारे पास जो सिग्मा है इसको मैं कह देता हूँ कि ये जो है वो हमारा कैपिटल सिग्मा कॉमा एक्स वाई है, यानी वो कैरेक्टर जो सिग्मा में है वो और एक्स वाई ये सारी चीजें इस्तेमाल होंगी, सेट ऑफ सिग्मा और एक्स वाई। तो इसका मतलब है ए बी एक्स वाई इस्तेमाल होगा राइटिंग के लिए। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि इस ट्रांजिशन को देखना चाहता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं एक स्टेट पे स्टे करूँगा नंबर ए लेट सपोज, और मैं एक ट्रांजिशन करता हूँ, अभी किसी पर्पस के लिए तो नहीं कर रहा, समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि मैं ए पे स्टैंड करता हूँ। ठीक है, ए पे स्टैंड करता हूँ, एक कैरेक्टर रीड कर लें, इस वक्त ये बी है ये ए है सपोज करो, तो मैं इस वक्त इस ए को रीड कर लूंगा। तो मैंने ए को रीड कर लिया, कट करने की जरूरत नहीं है, बस ये देख लें कि मैंने पहले कैरेक्टर यानी हेड इसका यहाँ पे होगा मशीन का, ये जो है ये एक कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह, ये हमारे पास कंट्रोल यूनिट है, ये इस वक्त यहाँ पे हेड है और ये इससे कनेक्टेड है। टू वे कनेक्शन होता है कि रीड राइट दोनों कर सकते हैं। तो ये इससे एक कैरेक्टर ए रीड कर रहा है, रीड कर लिया, रीड करने ये कह रहा है रीड कर लो, क्यू पे खड़े हो और एक कैरेक्टर रीड कर लो, हमने टेप से एक कैरेक्टर रीड कर लिया। अब एक्शन है, इस एक्शन के बेसिस पे आप कहेंगे एक्शन के लिए आपने एरो बनाना, एरो बना दे, फ्लैश लगाना, फ्लैश लगा दें। तो कहता है किसी स्टेट पे चले जाए, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मैं एक दूसरे स्टेट बी पे चला गया, तो इसका मतलब है बी भी इस क्यू का पार्ट होगा। फिर एक करेक्टर राइट करें, जिस जगह पे हेड है वहाँ राइट करें।
मैं कहता हूँ इस जगह पे x राइट कर दो, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से a खत्म होके x हो जाएगा, ये इस तरह से राइट कर देगा उसको जिस जगह पे हेड है। और उसके बाद कॉमा लगा के ये बताइए कि आपने हेड को लेफ्ट पे मूव करना है राइट पे। जब हेड पहली दफा फर्स्ट कैरेक्टर पे हो तो लेफ्ट पे तो जा ही नहीं सकता, क्रैश हो जाएगी मशीन, क्योंकि लेफ्ट पे टेप आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता। तो डेफिनेटली आपने इसको राइट पे मूव करना है अगर तो ये एंड पोजीशन पे। हाँ, अगर इधर भी टेप के हिस्से हैं इधर भी टेप के हिस्से हैं तो फिर तो कोई इशू नहीं, लेफ्ट पे जा सकते हैं। इस वक्त हम कह देते हैं कि उसको मूव करा दो राइट पे। तो ये जैसे ही मूव करा दो राइट का मतलब ये होगा तो आपका कंट्रोल यूनिट इसको यहाँ पे ये इस जगह पे ले जाएगा, जैसे हमारा नॉर्मल हार्ड डिस्क का टेप काम करता है। तो अब आपका हेड यहाँ पे क्योंकि राइट पे भेज दिया था तो आप यहाँ चले गए, और आप कहाँ स्टैंड करते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखा जाता, यहाँ लिखूंगा, वो तो मैं गलत जगह लिख दिया। ये तो क्या मतलब हुआ कि ए आपने टेप से रीड किया, उसकी जगह पे आपने एक्स राइट किया और आप टेप में राइट साइड पे चले गए। ये टेप की मूवमेंट है, टेप में राइट। तो अब आपका हेड बी पे, यकीनन आप अब बी रीड करेंगे, आपके पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, जब तक ये रीड नहीं होगा आप आगे नहीं जा सकते। तो आपने कहा भाई देखो मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैंने एक लूप चलाया, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मैं एक स्टेट पे खड़ा हूँ, ये रहा, और एक कैरेक्टर रीड कर रहा हूँ। डेफिनेटली मैं एक स्टेट पे खड़ा हूँ बी पे और कैरेक्टर रीड कर रहा हूँ बी, इस वक्त बी रीड कर रहा हूँ, ये बी रीड किया। बी रीड करने के बाद मैं एक नए स्टेट पे चला जाऊंगा, वो स्टेट इस वक्त बी खुद है क्योंकि लूप लगाया हुआ है, तो वी मे स्टे एट द सेम स्टेट। और एक कैरेक्टर राइट करूंगा मैं, इंटरेस्टिंग बात कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे राइट भी कोई नई चीज नहीं करना, मैं बी ही राइट कर दूंगा। तो इसका मतलब है मैंने जो रीड किया वही राइट कर दिया, यानी मुझे यहाँ पर इसकी जगह कोई चीज राइट नहीं करनी थी। और मैं यहाँ से लेफ्ट मूव कर गया, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। लेफ्ट का मतलब क्या हुआ कि आपका हेड, अब ये पूरी एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई कि यू हैव रीड बी एंड देन राइट द बी आसो, आपने उसके लिए बी राइट कर दिया और आपने अपने हेड को कहा कि दोबारा लेफ्ट पे आ जाओ, तो आपका हेड अब दोबारा इस जगह पे आपको हिट कर रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपकी मशीन जो है वो रन होगी। और इस छोटे से मतलब रूल को सामने रखते हुए आप कई बड़े बड़े काम जो है वो कर सकते हैं, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, या किसी लैंग्वेज की वैलिडिटी को चेक करना कि भाई इसमें ये टोकन एक्सेप्ट होगा। यानी दो तरह के क्वेश्चन होगा, कंप्यूटेशनल क्वेश्चंस यानी जो एडिशन सब्ट्रैक्शन लॉजिकल क्वेश्चंस है, दूसरा वो कि कोई लैंग्वेज के अंदर ये टोकन यानी कोई पैटर्न को रिकॉग्नाइज कराना हो, तो ये पैटर्न इस लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं है, वो काम भी आप इससे कर सकते हैं। जिस तरह से आप अपने डीएफए से एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करा सकते, इसी तरह से यहाँ पे आप एडिशन सब्ट्रैक्शन भी करा सकते हैं। तो ट्यूरिंग मशीन की पावर किसे कहते हैं, ये कुछ ज्यादा काम कर सकता है एज कंपेयर टू आपके डीएफए और सीएफजी से, उनसे इसकी वर्थ जो है वो ज्यादा है। अब हम ट्यूरिंग मशीन के अंदर डिफरेंट चीजों को देखेंगे कि ट्यूरिंग मशीन खुद कैसे काम करेगी या किस तरह से काम करो। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल को पिक करते हैं और मैं यहाँ पर इसके बाद इस एग्जांपल से पहले जो हमने अभी देखा है, इससे पहले यहाँ पर एक ये तो गलत हो गया, ये वाला स्लाइड कॉपी करते हैं ताकि ब्लैंक स्लाइड बना लें इसको हम, और यहाँ पर हम इसको ब्लैंक स्लाइड बना लेते हैं। अच्छा, जिस मैं अपनी बिल्कुल ईजनेस की वजह से, ताकि आपको अगर अगर आपको याद नहीं, मुझे नहीं पता आपको कितना याद है ट्यूरिंग मशीन, या आपको बिल्कुल स्क्रैच से ही करना है, तो ये बात आप मुझे बताएंगे कि आप लोगों को ट्यूरिंग मशीन 14 स्टूडेंट अभी तो आ गए, ट्यूरिंग मशीन का अब याद है, भूल गए? स्टार्ट से ही कर दे सर। सर 50-50 50-50 माशाल्लाह, चलो अच्छी बात है। चलो हम बना तो रहे हैं मशीन, तो मैं पहले एक मशीन ऐसी बनाता हूँ जो रेगुलर लैंग्वेज की है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ एक लैंग्वेज है हमारे पास और वो इस तरह से डिफाइन है कि W सच दैट, ऐसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ, स्टक हो जाऊँ तो बता देना, स्टार एंड 0, ठीक है, और सच दैट W बिलोंग टू, ठीक है, बिलोंग के लिए मैंने इस वक्त सी लिखा है, W बिलोंग टू 0+1 स्टार एंड W इज इक्वल टू दिस। ये आपकी लैंग्वेज है।
इसके ये मैंने अभी जो लैंग्वेज लिखी है ये कोई टोकन रिकग्नाइज करने के लिए लैंग्वेज है, कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म नहीं कर रही है, क्योंकि ट्यूरिंग मशीन के पास ये पावर है कि ये मल्टीप्लाई भी करके आपको शो कर सकता है, इसकी ये डिवाइड भी कर सकता है, ऐड भी कर सकता है। तो इस तरह के सारे काम ये ट्यूरिंग मशीन कर सकता है। लेकिन इस वक्त जो हम काम कर रहे हैं वो है किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के टोकन को रिकग्नाइज, यानी किसी पैटर्न को रिकग्नाइज करना है कि ये इस लैंग्वेज का है या नहीं। और अगर आप गौर से देखें तो ये एक रेगुलर लैंग्वेज, सबसे लो कैटेगरी की लैंग्वेज, लो कैटेगरी इस सेंस में खुदा ना, लो कैटेगरी का मतलब ये है कि ये सबसे लेस पावरफुल लैंग्वेज है, ठीक है, और ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन से ज़्यादा बेहतर है लैंग्वेज लिख दो, ये एक रेगुलर लैंग्वेज। अच्छा, रेगुलर लैंग्वेज को डिफाइन करना बहुत आसान है, इसके पास तो इसको बनाने के लिए हम डीएफए भी बना सकते हैं, एनएफए भी बना सकते हैं, हम इसके लिए पुश टॉन ऑटोमेटा भी बना सकते हैं, और इसके लिए ट्यूरिंग मशीन भी बना सकते हैं, जो कि सबसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सबसे जो है वो ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी एग्जिस्ट करती है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, आप देख रहे हैं कि लैंग्वेज जो है वो 0 से शुरू होगा और 0 पे ख़त्म होगा, और इस 1 पे मल्टीपल एक्सेप्टेंस हो सकती है। इसके अलावा कोई भी पैटर्न अगर हमें मिले तो वो रिजेक्ट हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस लैंग्वेज। वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0, start from ending from at 0 and in between the multiple options of 1, इसके दरमियान 1 के डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आपकी मर्जी है, आपने कहा मैं ट्यूरिंग मशीन बनाता हूँ, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया और मैंने कहा कि ये मेरा स्टेट नंबर 1 है और ये स्टार्ट स्टेट है, दिस इज योर स्टार्ट स्टेट। इस स्टार्ट स्टेट में आप सिर्फ स्टार्ट कर सकते हैं 0 से, और किसी चीज़ से स्टार्ट नहीं कर सकते। दिस इज आर 0, और मैंने कहा कि 0, अगर देखें अब ये जो हमारी ट्रांजिशन थी उसके मुताबिक मैंने जहन में रखा हुआ है कि हमारा इनपुट, में यहाँ लिख देता हूँ, इनपुट जो 0 से स्टार्ट होगा, इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है। अब 1 के बड़े ऑप्शन है, ये भी हो सकता है, और वैलिडिटी में के अंदर ये भी हो सकता है, वैलिडिटी के अंदर, और इस तरह के बड़े ऑप्शन हैं जो आपके टोकन्स हो सकते हैं। तो आपने कहा 0 से स्टार्ट किया मैंने, उसके बाद अब एक्शन किया, एक स्टेट 1 पे खड़ा था मैं, जो कि यूं लिखा जाता था ना, क्यू पे आप स्टैंड करते हैं और आप एक करेक्टर आप टेप से रीड कर लें, तो ये करेक्टर सपोज करो कि टेप से दिया गया है, तो टेप से दिया जाएगा तो आप कहेंगे 0 सबसे पहले रीड होगा, सपोज कर रहा हूँ ये वाला, आप इसको भी ले सकते हैं। तो 0 रीड किया, अब इसकी आउटपुट पैटर्न क्या होगा, आउटपुट क्या देंगे, आप कहेंगे एक कैरेक्टर 0 रीड किया, अब हम एक नया स्टेट 2 पे जा रहे हैं, सबसे पहले तो ये हो गया, नया स्टेट 2 पे जा रहे हैं, एक बात ये हो गई। और उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि आप एक कैरेक्टर राइट करेंगे, तो आप राइट करना चाहते ही नहीं चाहते हैं, आप कहते हैं हाँ ठीक है चलो मैं इसकी जगह पे एक्स राइट करना चाहता हूँ, ठीक है, ये ऑप्शनल है, आप क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है, तो आप कहते हैं कि हाँ मैं एक्स राइट करना चाहता हूँ, तो इसकी जगह पे एक्स आ जाएगा, कोई बात नहीं। और उसके बाद फिर वो पूछेगा कि आपका टेप, क्योंकि टेप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे इस जगह पे नीचे की तरफ करके लिख देते हैं कि आपने जो इनपुट दिया था वो कुछ इस तरह का था कि 0 था और 2 दफ़ा 1 था और फिर 0 था, और उसके बाद आपने कहा ब्लैंक कैरेक्टर शुरू हो गए। तो इनिशियली आपका पॉइंटर जो है यानी हेड जो है वो यहाँ पे था, आपने इसकी अगेंस्ट में 0 रीड कर लिया था, 0 रीड करके आपने कहा यहाँ पे एक्स राइट कर दो, आपने एक्स राइट भी कर दिया। अब इस हेड को आप कहते हैं कि क्योंकि अगला कैरेक्टर रीड करना है तो उसको राइट पे ले जाओ, राइट पे ले जाके आप जो है वो इस स्टेट पे आ गए, इस स्टेट पे जब आप आए तो 0 रीड कर चुके हैं, अब आपके पास ऑप्शन है कि 1 आ जाए, नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, 0 भी आ सकता है, तो इसलिए आपने लूप के ऊपर लिखा है कि अगर 1 रीड हो जाए तो इसकी जगह पे आप जो है वो y, ये एहतियातन अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ मैं, और फिर आप इसको राइट पे लेते हैं, तो आपके पास हेड को, तो अगला हेड यहाँ से, यानी हेड वैसे तो यहाँ आ चुका था और इसने कहा कि हाँ 1 रीड हो गया, इस 1 की जगह पे आपने y राइट कर दिया, और उसके बाद हेड जो है वो राइट पे चले जाए, हेड राइट पे चले जाए, इसको y कर दिया, ये तो नहीं, ये तो यहीं रुकेगा, हेड जो है वो अब यहाँ पे खड़ा है, इस जगह पे स्टैंड करता है, और दोबारा से 1 रीड हुआ, आप देखें आप मूव नहीं किया, आपने यहीं खड़े हैं, दोबारा से 1 रीड हुआ, आपने उसकी जगह दोबारा y किया और आप इसको आगे ले गए, हेड को और आगे ले। अब अगर आगे भी 1 होता ना तो ये यहाँ पे कई 1 रीड करता रहता, लेकिन ये 1 रीड करते 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 जैसे ही यहाँ पर आप कहेंगे 0 रीड हो गया, यानी 0 रीड हो गया, तो आपने क्या करना है,
जीरो रीड होने पे आप इसको आगे की तरफ मूव करेंगे और कहेंगे जीरो के अगेंस्ट में एक्स राइट कर दो, आपने कहा एक्स राइट कर दो उसके अगेंस्ट में, और एक कैरेक्टर जो है उसको आगे ले जाओ, एक कैरेक्टर जो है राइट पे ले जाओ, इस पे हेड पे। हेड अगर जीरो रीड करने के बाद एक कैरेक्टर राइट पे जाए तो अगला कैरेक्टर नल होना चाहिए, क्योंकि आखिरी कैरेक्टर जीरो और जीरो की अपॉर्चुनिटी वन ही है। तो आप एक नए स्टेट पे भेज दिया आपने, वन पे तो उसी स्टेट पे रखा लेकिन जीरो पे नए स्टेट पे भेज दिया, और आपने कहा कि अब यहाँ पर आने के बाद अगर आपके पास जीरो रीड करने के बाद जब आप राइट पे गए हैं तो यहाँ पर आपके पास एक नल कैरेक्टर आना चाहिए। अगर नल कैरेक्टर आ रहा है तो उसके अगेंस्ट में आप नल कैरेक्टर ही राइट कर दें, और ये कर, और जिस जगह पे आप पहुंचे उसको एक्सेप्टेंस स्टेट कह दें। ये आपके पास एक्सेप्टेंस स्टेट आ गई कि आपने एक्सेप्ट कर, क्योंकि पहले आपने जीरो रीड किया, मल्टीपल वन रीड किया, फिर जीरो रीड किया, और आपने फिर फाइनली नल रीड करके नल राइट करके राइट पे चलेगा और एक्सेप्ट होगा। अब अगर किसी भी स्टेट पे कोई गैर मुतवक्का पैटर्न आता है तो उस सब पैटर्न को आप जो है वो एक स्टेट पे भेज दें जो रिजेक्ट स्टेट है। मतलब क्या हुआ कि आपने रिजेक्ट स्टेट भी बना दी, वो मैं यहाँ लिख नहीं रहा। मिसाल के तौर पे कोई कहता है वन से रीड कर लिया, तो आप कहें भाई वन से रीड किया, चलो आप जो भी करना चाहते हो करो, वन से रीड किया, वन ही राइट किया, ठीक है, और उसके बाद आपने उसको, आप चाहे लेफ्ट पे भेजिए राइट पे भेजिए, लेकिन रिजेक्ट स्टेट पे भेज दिया। जब रिजेक्ट स्टेट पे भेज दिया तो अगला कैरेक्टर रीड करने की जरूरत ही नहीं है आपको। और इसी तरह से अगर जीरो रीड किया, यहाँ पर जीरो के बाद आपने कोई नल कैरेक्टर, यानी सिर्फ किसी ने जीरो इनपुट दे दिया आपको, बोलो भाई अब इसको चेक करो आपकी लैंग्वेज का पार्ट है, तो सिर्फ जीरो हमारी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, एटलीस्ट दो जीरो आएंगे तो आपकी लैंग्वेज का पार्ट है, जो हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन बताती है कि अगर आप वन को मिस भी कर दें तब भी आपको एटलीस्ट दो जीरो चाहिए। तो किसी ने एक ही जीरो इनपुट दे दिया, तो एक जीरो इनपुट देने का मतलब ये है, तो आप कहेंगे किसी ने सिर्फ जीरो इनपुट दे दिया तो आप इसकी जगह जीरो ही राइट कर दें और कॉमा करके आप कह दें कि इसको राइट पे ले जाओ, लेकिन रिजेक्ट स्टेट पे भेज दो उसको। सिमिलरली इस तरह से और बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ पर भी। तो अगर मैं वो सारे ऑप्शन बनाऊंगा तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स आपको नज़र आने लग जाएगा। इसलिए नॉर्मली जब कोई आसान सा रिजेक्शन हो तो बना दो, वरना अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिजेक्शन हो तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट होता है कि किसी स्टेट पे अगर किसी पैटर्न को आपने नहीं लिखा है तो वो ऑलरेडी रिजेक्शन पे जा रहा है, सिर्फ सिंपलिसिटी ऑफ ऑटोमेटा के लिए। वरना सारे पैटर्न लिखना और फिर उसको रिजेक्ट भेजना, हमारी इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, देखने की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाती है। लेकिन क्योंकि पहला सवाल था इसलिए मैंने आपको शो कर दिया है कि आप ये सारे ऑप्शंस जो रिजेक्शन के हैं अदर देन हमारे एक्सेप्टेंस वाले, उसको आप रिजेक्ट की तरफ भेज दें। ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन था, रेगुलर लैंग्वेज थी, जिसको आप डीएफए से भी बना सकते थे, जिसको आप एनएफए से भी बना सकते थे, जिसको आप पुश डाउन ऑटोमेटा से भी बना सकते थे, लेकिन आपने एक मुश्किल लैंग्वेज से बनाया जो कि बेसिकली ट्यूरिंग मशीन है। तो ट्यूरिंग मशीन के पास तो वैसे ही पावर मौजूद होती है कि वो सारे लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट कर सकता है। मैं आपको एक एक स्लाइड शो करता हूँ, और इसको मैं बंद करके आपके पास एक स्लाइड में शो कर देता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए कि भाई देखो होता क्या है कि आपके पास जो लैंग्वेज की चेन है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, इसका अनियन जो है वो इस तरह बना हुआ है। क्या है लैंग्वेज के, आप ये कहते हैं, ये इसको कई तरीकों से प्रेजेंट किया जाता है। मतलब आपको जब आप गूगल करेंगे तो उसमें, मैंने भी गूगल से उठाया, तो उसमें कई तरीकों से आपको ये अनियन जो है वो नजर आएगा डिफरेंट नाम के साथ। तो हमारी जिस नाम के साथ अंडरस्टैंडिंग है हम उसी नाम को जो है पिक करके यहाँ पे पढ़ेंगे, यानी हमारे जो आगे बुक में है या किसी, तो आपको ये नजर आ रहा होगा इसका अनियन और बाकी इसके सबसेट्स के रिगार्डिंग के रेगुलर लैंग्वेज सबसे लेस पावरफुल लैंग्वेज होती है और सबसे लोअर सर्कल के अंदर मौजूद है। तो रेगुलर लैंग्वेज है, फिर डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री है, फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, ठीक है, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है। ये दोनों हमने एक साथ कंबाइन ही मैंने आपको समझाई थी, लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा कैटेगोरिकली इसको देखें तो एक डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री है और एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, यानी जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक को भी हैंडल कर। फिर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज जो है इसमें इसका भी पुश डाउन ऑटोमेटा ही बनाया जाता है, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि ऐसे स्टेटमेंट जो सेमेंटिक्स टाइप की इश्यूज रखते हैं आपके कंपाइलर में, उसको हैंडल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेमेंटिक्स का मतलब ये होता है कि आपकी स्टेटमेंट तो है लेकिन उसकी कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग नहीं है का मतलब ये है, जैसे मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को समझाता हूँ कि अगर कोई मीनिंगलेस, ग्रामर बिल्कुल ठीक लिखी हुई है लेकिन मीनिंगलेस है,
यानी मिसाल के तौर पे बिल्डिंग इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है, बुक इज डांसिंग। तो अब आप इन जुमलों को जरा गौर से सोचें, तो बिल्डिंग इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये इसमें कहीं पे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, इसकी टोकेन भी ठीक है, इसकी स्टेटमेंट भी ठीक है, हर चीज इसकी ठीक है, लेकिन इस जुमले के पीछे इसकी मीनिंग कोई एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह मैं कहूँ बुक इज डांसिंग या बुक्स आर डांसिंग, तो फिर ये जो बुक्स आर डांसिंग है, इसमें कहीं पे कोई हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जुमला है, कोई ग्रामर की मिस्टेक नहीं है, लेकिन इसकी कोई मीनिंग नहीं है। तो जब आप कंपाइलर की बात करते हैं, अभी लेटेस्ट लैंग्वेजेस को छोड़ के अगर आप पुरानी लैंग्वेज, हालांकि लेटेस्ट लैंग्वेज भी इस चीज़ को जो मैं बताने जा रहा हूँ कैटर करते हैं, लेकिन वो हिडनली अपने तौर पे सॉल्व कर लेते हैं। पुरानी लैंग्वेजेस जो पुराने कंपाइलर हैं वो प्रॉम्प्ट कर देते थे कि इशू है, यानी मिसाल के तौर पे सी शार्प में आप बगैर किसी वेरिएबल को इनिशलाइज किए बगैर अगर यूं लिख दें कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, और ना तो मैं x को इनिशलाइज करूं ना y को इनिशलाइज, क्योंकि सी शार्प में अभी तक हमें इनिशलाइजेशन का इशू है। मैटलैब और पाइथन वगैरह जैसी लैंग्वेज में इसको थोड़ा सा इंटरनली, ऐसा नहीं है कि उसमें हैंडल नहीं होता, बस कंपाइलर ने उसको सरफेस लेवल पे खुद हैंडल करना शुरू कर दिया है। और अगर मैं सी शार्प पे इसको लिखूं यूं, तो आप मुझे बताइए कि इस स्टेटमेंट में कहीं कोई मिस्टेक नजर आ रही है? कोई मिस्टेक नहीं है, हम x को 1 में ऐड कर सकते हैं, और इसका एक एक टोकन वैलिड है, इसका एक एक टोकन वैलिड होने के साथ साथ पूरी स्टेटमेंट वैलिड है। तो फिर ये एरर क्यों है? तो ये एक सेमेंटिक्स एरर है बेसिकली, और वो होता क्या है कि आपसे वो कहता है कि पहले आप x और y को इनिशलाइज करें कि आदर ये इंटीजर है या फ्लोट है, ठीक है, इंटीजर है या फ्लोट। अगर ये काम आप पाइथन पे कर लेते तो शायद वो आपसे ये पूछता नहीं कि ये एक्स और वाई जो है वो क्या है, बल्कि वो अकॉर्डिंगली जो वैल्यू आप उसको देते हो उसके हिसाब से उसको अलाइन कर दो। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर कंपाइलर, जो भी कंपाइलर आप बनाते हैं, वो हिडनली एक सिंबल टेबल बनाता है, जो मैं बार बार बताता हूँ, एक सिंबल टेबल बनाता है। सिंबल टेबल के अंदर हर वेरिएबल का स्कोप लिखा हुआ होता है कि वो कहाँ मेमोरी में मौजूद है, उसका साइज कितना, उसका नाम कितने, कितने बाइट वो स्टोर कर सकता है, वो सारा इसका डिटेल एक सिंबल टेबल के अंदर मौजूद होती है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप उसको ना दें और वो लिखे ना। जब आप उसको देते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंगली जो इसमें डेटा आता है उसके अकॉर्डिंगली उसको यहाँ पे जो है वो मैच करके लिख देता है सिंबल टेबल के अंदर, ये एग्जिस्ट करता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज कहलाती है। उसके बाद है, ये दोनों लैंग्वेजेस जो हैं ये ट्यूरिंग मशीन लैंग्वेज है, ठीक है, ये ट्यूरिंग मशीन लैंग्वेज है। ये तो इन जैसे ये दोनों को हमने बाइफरकेट किया थोड़ा सा, इसी तरह से ये दोनों लैंग्वेज बाइफरकेट, एक है रिकर्सिव लैंग्वेज और एक है रिकर्सिव इनरेबल लैंग्वेज। तो इन दोनों में तो वाज़ेह फ़र्क है, लेकिन ये है ट्यूरिंग रिकग्नाइजेबल, दोनों ट्यूरिंग से जो है ये ट्यूरिंग मशीन से होती है। यानी इसकी पावर ये है कि इन दोनों की पावर ये है कि बाकी माइंदा देखिए, क्योंकि सुपर सेट में आ रही है तो बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सारे के सारी ट्यूरिंग मशीन की लैंग्वेज से रिकग्नाइज भी की जा सकती है, प्रेजेंट भी की जा सकती है, और सारी हैंडलिंग जो है से की जा सकती है। करते क्यों नहीं है मैं पहले बता चुका हूँ कि क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है बहुत हाई है, जिसकी वजह से हम इसको डिस्टर्ब नहीं करते। हम कहते हैं कि जो छोटा काम है उसको उस छोटे लेवल से सॉल्व करो, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बहुत लेस है। तो जिसकी वजह से फैमिली ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्स, वही हम यहाँ पे देखेंगे कि ट्यूरिंग मशीन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, लेकिन इसकी पावर के हिसाब से ये बहुत पावरफुल है। वो काम जो ये कर ही नहीं सकते वो ये कर, जैसे ये काम कंप्यूटेशन का एडिशन सब्ट्रैक्शन ये लोग नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये सारे काम जो हो सकता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन ये कर सकता हो लेकिन लॉजिकल काम ये नहीं कर सकता, तो ये कर सकता है। तो मैंने आपको बार बार ये जुमला यूज किया एज पर बुक के कि जो आज का कंप्यूटर कर सकता है वही ट्यूरिंग मशीन भी कर सकती है। ट्यूरिंग मशीन जो काम करती है वो आज के कंप्यूटर भी करते। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है ये मैं अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन क्योंकि अभी हम इसको मैं आपको बताऊंगा तो शायद इतना क्लियर ना हो, लेकिन ये मैंने सिर्फ अनियन इसलिए दिखाया है कि इस वक्त हम इस स्टेज पे हैं। ट्यूरिंग मशीन की दोनों इनर्वल के अंदर जो है दो चीज़ें होती हैं, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और लूप, और रिकर्सिव में सिर्फ एक्सेप्ट रिजेक्ट। तो जहां पर आपकी लैंग्वेज लूप में स्टक हो जाए तो वो रिकर्सिव इनरेबल लैंग्वेज कहलाती है, और जहां पे लूप में स्टक ना हो तो वो रिकर्सिव लैंग्वेज कहलाती है। तो इसको हम ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल कहते हैं और इसको ट्यूरिंग डिसाइडेबल कहते हैं। ये दो फर्क है नाम से। तो ये जब हम इस स्टेज तक पहुंचेंगे तो डेफिनेटली हम इसको देख रहे होंगे कि कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो ट्यूरिंग
डिसाइडेबल होती है, यानी ये बात तय होती है कि उसने डिसाइड करना ही करना है कि ये एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। ऐसी लैंग्वेजेस हैं। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो डिज़ाइन किया था ट्यूरिंग मशीन, जो कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन से बनाया था, वो रिकर्सिव लैंग्वेज है, रिकर्सिव इन्यूरेबल नहीं है। रिकर्सिव इसलिए कि उसने हर टोकन ने डिसाइड होना है कि वो या तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। बीच में सम टाइम ऐसा होता है कि टोकन जो है वो आप लेते रहें कैरेक्टर और वो डिसाइड ही नहीं करता कि मुझे एक्सेप्ट की तरफ जा रहा हूँ या रिजेक्ट की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, वो डिसाइड नहीं कर पाता। अब आप सोचेंगे ये कैसे हो रहा है, तो ये मैं जिस वक्त इसका स्टेज आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि ऐसी लैंग्वेजेस भी एग्जिस्ट करती हैं कि वो डिसाइड नहीं कर पाती कि ये एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट, बल्कि लूप में फंसी हुई। तो ना तो एक्सेप्ट हो रहा है तो उसको हम ट्यूरिंग रिकग्नाइजेबल लैंग्वेज कहते हैं। तो ये कुछ नियंस हैं जो लैंग्वेजेस की एग्जिस्ट करती हैं। हर लैंग्वेज को प्रेजेंट करने का डिफरेंट अंदाज है। जैसे आपने कहा कि रेगुलर लैंग्वेजेस को रेगुलर एक्सप्रेशन से प्रेजेंट करते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को CFG से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर को हम CSG से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें और इसमें बहुत मामूली सा फर्क है रिप्रेजेंट करने का, इन दोनों में और इसमें। और इसी तरह से इसको प्रेजेंट करने का एक अलग अंदाज है जो कि ट्यूरिंग बेस्ड लैंग्वेज कहलाती है। तो इनकी जो लिखने का प्रेजेंटेशन, ये तो मशीनें हैं, तो अब ये मशीन तो खैर डिफरेंट नज़र ही आ रहा है हमें कि रेगुलर एक्सप्रेशन की अगेंस्ट में हम DFA बनाते हैं, आपको याद ही होगा, और इसकी या NFA बनाते हैं जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करते हैं। इन तीनों की अगेंस्ट में हम पुश डाउन ऑटोमेटा बनाते हैं, पुश डाउन ऑटोमेटा, और इन दोनों के अगेंस्ट में हम ट्यूरिंग मशीन बनाते हैं। ये इनकी मशीन्स हैं। तो मशीन तो एक चीज़ हो गई और इनको प्रेजेंट करने का एक तरीका हो गया। तो प्रेजेंट जो करेंगे तो वो नॉर्मली हमने सीख ही लिया है। अब हम सिर्फ जब इसको पढ़ रहे होंगे तो इसकी इसकी प्रेजेंटेशन पे तो अभी नहीं गए, लेकिन इसकी मशीन बनाना हम जो है वो सीख रहे हैं कि किस तरह से उसको हम मशीन में डिज़ाइन कर रहे होंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हमें आगे डिस्कस करना, यानी इसके ओनियन क्लियर है, ये दो बातें क्लियर हैं कि इसकी प्रेजेंटेशन एक चीज़ होती है, इसकी मशीन से एक चीज़ होती है, तो फिर हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में ग्रैब करना आसान हो जाता है। अच्छा जी, हम इसको दोबारा से अपनी उस पर आ जाते हैं, और इस लैंग्वेज को तो मैंने डिज़ाइन कर दिया। अब हम आगे एक दो एग्जाम्पल्स और करते हैं, क्योंकि आगे हमें पढ़ना ही ट्यूरिंग मशीन है और इसकी बेसिस पे काफ़ी दूर तक हमें हैंडलिंग करनी है। तो इससे बनने वाली लैंग्वेजेस का पहले हमें कमांड हो जाना चाहिए। मैं आपसे कहूँ कि ये बनाना है, अभी हम इस वक्त जो स्टेज है ना हमारा, वो ये है कि हम ट्यूरिंग मशीन एज अ रिकॉग्नाइजेबल, यानी रिकॉग्नाइज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम कंप्यूटेशनल वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अभी हम सिर्फ वो लैंग्वेजेस उठाएंगे जो कि चाहे वो रेगुलर हो चाहे नॉन रेगुलर हो, तो उन लैंग्वेजेस को हम पिक करके सॉल्व कर रहे होंगे ताकि हमें ट्यूरिंग मशीन के अंदर हैंड्स ऑन हो जाए। मिसाल के तौर पे ये क्वेश्चन है और वो कहता है कि W सच दैट W बिलोंग टू A प्लस बी स्टार, यानी हमारी लैंग्वेज A और B पे बिलोंग करती है, और सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ A प्लस बी स्टार जो है वो हमारे पास है, एंड W इज इक्वल टू A की पावर n B की पावर n, और W जो है वो A की पावर n B की पावर n जैसी लैंग्वेज को के टोकन्स इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और n जो है 1 से बराबर या ग्रेटर होगा। यानी इसके अंदर ये बात तो हमें पता है कि इसके लिए हम CFG लिख भी सकते हैं और इसके लिए पुश डाउन ऑटोमेटा ही बना सकते हैं। ये एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, लेकिन क्योंकि हम ट्यूरिंग मशीन पढ़ रहे हैं, उसकी लॉजिक को डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले मैंने आपको रेगुलर लैंग्वेज बनवाई, उसके बाद फिर मैंने आपको एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज में CFG वाली लैंग्वेज को पिक करा। उसके बाद हम एक ऐसी लैंग्वेज को पिक करेंगे जो हमारी CFG यानी पुश डाउन ऑटोमेटा से भी नहीं बन सकेगा, फिर हम उसको ट्यूरिंग मशीन से डिसाइड करेंगे। तो इस वक्त हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये आपको पता ही है कि इसके टोकन जो हैं वो A B हो सकते हैं और एक्सक्लूसिवली, और A और B, सॉरी ए बी हो सकते हैं, ठीक है, ए बी बी हो सकते हैं, और इस तरह के डिफरेंट किस्म के टोकन। यानी ये बात तय है कि पहले सारे ए आ जाएंगे, उसके बाद सारे बी आएंगे, लेकिन ए और बी की तादाद बराबर होगी। इसको नॉन रेगुलर कहने की वजह यही है कि इसको मेमोराइज करना पड़ रहा है कि जितने ए हैं उतने बी। तो हमने पुश ऑन ऑटोमेटा के अंदर एक स्टैक यूज किया था जिसमें पहले सारे ए इंटर कर दिए थे ताकि हमें याद हो जाए कि ए कितने, फिर हमने हर बी से एक ए को कैंसिल किया था पॉप करके, ताकि बी और ए की तादाद बराबर हो जाए। तो ये लॉजिक हमने पुश डाउन ऑटोमेटा में इस्तेमाल की थी, लेकिन हम यहाँ पर क्या लॉजिक इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब आप
क्योंकि एक छोटी मशीन छोटी सी है लेकिन बहुत पावरफुल है, उस मशीन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जाएंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आपने डिसाइड करना है कि ये कैसे सिंप्लीफाई होगा। तो अगर हम इसको देखें तो मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ कि एक टेप है, उसमें मैं आपको इनपुट दे देता हूँ और आप इस टेप के इनपुट के को देखते हुए ये मशीन डिज़ाइन कर दें जो सिर्फ इसी तरह के लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे। तो मैं यहाँ पे एक एहतियातन एक ऐसा टोकन दे देता हूँ, ये मैं डॉट डॉट करके आगे कर दिया, यहाँ पर भी ए है, फिर एक और ए है, फिर ए है, एंड देन बी है, देन बी है, देन बी, उसके बाद मेल कैरेक्टर शुरू होगा। क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज का एक टोकन है, हम जो मशीन बनाएंगे वो सिर्फ इसके लिए तो नहीं डिज़ाइन करेंगे, लेकिन एक सैंपल के लिए हमने उठा के रख लिया है ताकि हम बआसानी इसको डिस्कस कर सकें और मशीन बनाते वक्त इसको सामने रखें। वरना तो हमारी एक्चुअल मशीन तो ए एन बी एन है, जो कि तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए एन बी एन को और एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो इस तरह के तो बहुत सारे ऑप्शन जो है वो जनरेट हो सकते हैं। तो अब हम इसको देखते हुए एक मशीन डिज़ाइन करते हैं। पहले तो लॉजिक समझते हैं, लॉजिक के बाद मशीन डिज़ाइन करेंगे। मेरा ख्याल है हमने लास्ट क्लास में इसकी थोड़ी बहुत लॉजिक डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो कि इसको किस तरह से हम सिंप्लीफाई कर रहे होंगे, अगर आपने वो वीडियो भी देखी हो या फिर आप क्लास में थे, क्योंकि एंडिंग में किया था तो हो सकता है कि आप जो है वो थक गए हों तो समझ ना आया हो। तो मैं इसकी लॉजिक को डिफाइन करके दोबारा से और इसकी ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन कर दूँ। देखिए लॉजिक ये होगी कि क्योंकि हमारे पास हेड का कॉन्सेप्ट है और इसके पीछे एक ऑटोमेटा जो है वो चल रहा है, तो अभी हम ज़रा हेड के बेसिस पे यहाँ पे चेक करते हैं कि हेड के बेसिस पे कैसे काम करेंगे। 2-3 तरीके हैं, मैं जो बताऊँ ज़रूरी नहीं है कि आप उसी तरीके से करें, वी कैन डू इन सेवरल मैनर्स। अच्छा तरीका यही है कि डिफरेंट तरीके सीखे जाएँ, नॉट ओनली द जो मैं बता दूँ उसी तरीकों को आप फॉलो करें। अच्छा ये होगा कि आप कोई नया तरीका इन्वेंट करेंगे इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करने का, तो वो हमारे लिए भी फ़ायदा होगा कि आप हमें इससे शेयर करेंगे तो हमारी नॉलेज में भी इज़ाफ़ा हो जाएगा कि ये तरीका भी, क्योंकि स्टूडेंट्स का जो माइंड है वो डिफरेंट तरीके से चल रहा होता है। तो आप अगर 15-16 स्टूडेंट हैं तो वो कोई नया मेथड बता दें, हालांकि मकसद यही है कि टोकन वैलिड है या नहीं, बस ये मकसद है। तो अब उसका कोई भी मेथड अडॉप्ट कर लें आप। ये आपके पास एक कंट्रोल यूनिट है जो आप यहाँ पे लिए बैठे हैं और इसके साथ ये हेड लगा हुआ है। हेड ने कहा मैं पहले ए रीड करूंगा। अब देखें हमारी लॉजिक ये होगी कि हेड अगर ये कह रहा है कि मैं पहले ए रीड करूंगा तो ए की जगह पे मैं यहाँ पे इसको जैसे ही रीड करूंगा एक्स बना दूंगा। ए की जगह पे क्या डिजाइन कर दूंगा, एक्स। जब ए की जगह पे एक्स बन जाएगा तो हेड को उसके बाद एक कैरेक्टर आगे की तरफ मूव कर दूंगा, यानी हेड अब यहाँ खड़ा होगा, इसको एक्स, और उसके बाद हेड को मुस्तकिल मूव करता रहूंगा आगे की तरफ, कुछ भी नहीं करना। ए रीड करूंगा ए ही कॉपी कर दूंगा, ए रीड करूंगा ए ही कॉपी कर दूंगा, बी रीड करूंगा बी ही कॉपी कर दूंगा, और इस तरह आगे बढ़ता रहूंगा और हर एक को रीड करके वही कॉपी कर दूंगा उसकी जगह। जब ये काम खत्म होगा तो यकीनन मैं किसी वक्त हिट करूंगा ब्लैंक को। जब मैं ब्लैंक को हिट करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे दिए जाने वाले टोकन्स यानी कि कैरेक्टर खत्म हो गए, तो मैं फौरन अपने आप को बैक करूंगा, यानी जो लेफ्ट और राइट का ऑप्शन था ना, तो मैं इसको करूंगा लेफ्ट पे आ जाओ, तो मैं अब इस तरफ स्टैंड करूंगा। वो कहता है एक ए, अगर ये जो लैंग्वेज है इसमें ए और बी की तादाद बराबर है, तो मैंने अगर एक ए रीड किया है तो फिर मुझे आगे एक बी रीड करना चाहिए राइट साइड से। तो जैसे ही मुझे एक बी मिलेगा पहला कैरेक्टर, तो मैं कहूँगा हाँ ए की दिए जाने वाले एलिमेंट जो हैं वो बी के एक एलिमेंट के इक्वलेंट हो गए। तो आप क्या करें, इसको एक नया कैरेक्टर से मार्क कर दें जिसको हमने नाम दिया वाई, इसको नाम दिया वाई का, और इसको रिप्लेस करने के बाद फिर आप मूव करना शुरू करें। कहाँ मूव करना शुरू करें, लेफ्ट पे। फिर आप लेफ्ट पे आना शुरू करें, बी रीड करें वापस यही राइट करें, फिर लेफ्ट पे आ जाए, फिर बी रीड करें बी ही राइट करें लेफ्ट पे आ जाए, ए रीड करें ए ही राइट करें लेफ्ट पे आ जाए, फिर ए रीड करें लेफ्ट ए ही राइट करें और लेफ्ट पे आ जाए। और उसके बाद जब आगे जाएंगे तो आपके पास एक एक्स आएगा, क्योंकि एक्स कर चुके थे, तो जैसे ही एक्स आए उसको एक्स ही राइट करें और फिर एक करेक्टर राइट पे आए। जैसे ही राइट पे आएंगे तो आपके पास एक ए मिलेगा, इस ए को भी जो दूसरा ए मिला है उस ए को भी आप एक्स बना दीजिए। उस ए को भी एक्स बनाने के बाद फिर राइट पे मूव करें, करते जाएं करते जाएं करते जाएं, और अब आपको ब्लैंक तो नहीं मिलेगा लेकिन वाई मिल जाएगा। तो आपको जैसे ही वाई मिल जाएगा, आप कहें मुझे वाई मिल गया है, तो मैं एक कैरेक्टर लेफ्ट हो जाता हूँ। तो आप एक कैरेक्टर लेफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ खड़े होंगे, जब यहाँ खड़े होंगे तो इस बी की जगह वाई पे लगा देंगे। तो
इसका मतलब ये हुआ कि आपने लेफ्ट साइड से 2 कैरेक्टर रीड किए थे, राइट साइड से भी 2 कैरेक्टर रीड कर लिया आपने। अब आप लेफ्ट ही आ रहे हैं, लेफ्ट ही आ रहे हैं, फिर आपने एक्स की रीडिंग की। एक्स की रीडिंग करने के बाद आपने कहा जैसे ही एक्स रीड हो उसको राइट पे ले जाओ, फिर ए रीड किया, ए की अगेंस्ट में आपने कहा एक्स कर दो, फिर राइट पे गए, बी आया तो उसको आपने स्किप किया, और फिर आप जैसे ही वाई को हिट किया तो आपने लेफ्ट पे आ गए। लेफ्ट पे आने के बाद आपने बी रीड किया दोबारा, और आपने कहा कि ये बी जो है आखिरी रह गई, पता चल रहा है हमें। तो उससे भी बता देता हूँ कैसे। तो इस बी की अगेंस्ट में दोबारा से वाई को जनरेट करें, और अब आप क्या करेंगे, ये आपकी मर्जी है कि आप जो है वो जो आपका हेड है वो कहाँ रहेगा। तो इसको वाई करके हेड जो है वो आप चाहे लेफ्ट पे ले जाएं चाहे राइट पे ले जाएं। अगर मैं लेफ्ट पे ले जाता हूँ तो हेड आपका यहाँ पे आ जाएगा। हेड यहाँ पे आने के बाद अब आप जो है ना लेफ्ट पे मजीद जैसे ही आएंगे तो एक्स आ जाएगा। इसका मतलब है वाई करने के बाद आपके कैरेक्टर खत्म, यानी जैसे ही एक्स रीड किया था तो आपके पास, यानी लेफ्ट से जब आ रहे थे वाई रीड किया तो उसके फौरन बाद एक्स आ गया। जैसे ही एक्स आया आपके पास, जैसे ही एक्स आया तो उसका मतलब कैरेक्टर खत्म हो गया, तो आप इसको एक्सेप्टेंस मोड पे ले जाएंगे। लेकिन अगर वाई की बात आप फिर दोबारा गए और बी रीड हो रहा है, और बी रीड होने के बाद एक्स रीड हो जाए, ए रीड ना हो, तो इसका मतलब एक एक्स्ट्रा बी एग्जिस्ट करता है जिसको आप कहाँ ले जाएंगे, रिजेक्शन मोड पर ले जाएंगे। तो वो मैं भी आपको समझाऊंगा। तो ये एक लॉजिक है जो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर इस लॉजिक को दूसरे अंदाज में देखें, जो कि शायद आपने देखा भी हो अपने ऑटोमेटा जब पढ़ रहे थे उस वक्त भी आपने शायद ये चीज़ें देखी होंगी। तो मैं अगर कहूँ कि यहाँ पे ये मैंने सिर्फ इस टोकन के लिए नहीं डिज़ाइन किया, ये जो मैंने डिज़ाइन किया फॉर एवरी टोकन, यानी जो भी टोकन आपके पास होगा उसके लिए ये वर्क करेगा। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप पहले इस ए को, जो ए आपको सबसे पहला कर, क्योंकि हमारी लैंग्वेज में तो स्टार्ट ही ऐसे होगा ना, अभी हम दूसरी भी और ट्यूरिंग मशीन उठाएंगे ताकि थोड़ी प्रैक्टिस आपकी हो जाए, मुझे आगे पढ़ना ही हमें ये है। तो आप कहेंगे इसको मैं एक्स कर दूँगा, कर दें एक्स। उसके बाद आप आगे जाते रहें और यहाँ तक ना जाए, बल्कि जो पहले वाई बी मिले उसको आप वाई कर दें। एक तरीका ये भी है। उसके बाद फिर बैक एंड फोर्थ मूव करना शुरू करें, तो आप इस तरीके से भी उसको कर सकते हैं। इस वक्त हम अपनी ट्यूरिंग मशीन इस लॉजिक से डिज़ाइन करेंगे ताकि हमें जो हमने जिस पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया उस मेथड से अपनी ट्यूरिंग मशीन बना सकें। तो इसके अलावा भी और मेथड हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ इस मेथड पे जाएं। आप कहें कि मैं जैसे ही बी आ जाए तो मैं उसके इस ए को कट करूं एक्स से और उसके सामने वाले को कट करूं वाई से, तो यानी आप इधर इधर लेफ्ट और राइट पे मूव करके करें। कितना टाइम लगेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमारा फर्क यह है कि काम क्या कर सकते हैं। तो इसके करने के कई अंदाज हैं जो आप अपनी मशीन को, अगर आपके पास टाइम हो तो अपनी मशीन इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये क्योंकि ट्यूरिंग मशीन में पहले दिन से कह रहा हूँ इट्स वेरी स्लो, वेरी हाई, यानी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। लेकिन दो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ हमेशा, एक है पावर और एक है एफिशिएंसी। पावर और एफिशिएंसी में फ़र्क है। पावर का मतलब वो कर क्या सकती है। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि एक छोटी सी मशीन है लेकिन हर वो काम कर सकता है जो आज के दौर का कंप्यूटर कर सकता है। एफिशिएंसी यकीनन इतनी स्लो है कि एक छोटा सा टास्क को परफॉर्म करने में भी ये कई महीने लगा सकता है। तो लिहाजा इस वक्त हम एफिशिएंसी को नहीं देख रहे, पावर को देख रहे कि क्या कर सकते हैं। तो इस वक्त हम इस वाले मेथड्स के बेसिस के ऊपर अपनी ट्यूरिंग मशीन को डिज़ाइन करते हैं। एनी क्वेश्चन? जी सर, कोई क्वेश्चन है? खामोशी है, सो तो नहीं गया भाई, स्टोरी सुना रहा था। No, no, sir, it's okay. Clear है, sir. अच्छा जनाब, थैंक यू वेरी मच। अब हम आते हैं अपनी ट्यूरिंग मशीन की कंस्ट्रक्शन पे। वो तो बिल्कुल आसान है। आसान से बुरा दी जाहिर है, हमें पहले स्टेप पहला बनाना, दूसरे जैसे जैसे हम ट्यूरिंग मशीन को बनाते जाएंगे हमारे सामने नई नई चीज़ें एक्सप्लोर होंगी, तो हमें इसको डिज़ाइन करना थोड़ा सा आसान होगा कि किस तरह से हम इसको डिज़ाइन करें। मैं बनाने के लिए भी चाहूँ तो इसके स्टेप्स यहाँ लिखे हुए हैं। लेट अस, ये पढ़ नहीं रहा मैं, आपको सारे यहाँ पे देखें ब्लैंक बी से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो ये आप सारा पढ़ लीजिएगा। मैंने इसलिए लिखा कि अगर किसी से लेक्चर मिस हो जाए, कोई रीड करना चाहे स्टेप्स क्या होंगे, तो वो ये यहाँ पे उस स्टेप्स को रीड कर सकते हैं। तो मैंने वो लॉजिक जो यहाँ लिखी है वो आपको वहाँ पे समझा दी। अब आइए मशीन, ये वो मशीन है जो हमने डिज़ाइन, इस मशीन को बनाने में, यानी जो रन हो रहा है, ये हम खुद बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि एक एक चीज़ जिस वक्त ज़रूरत पड़े उस वक्त आप लिखें। यानी इस मशीन को जो यहाँ पे सामने नजर है, तो मैंने कहीं से नेट से पिक कर लिया।
ताकि रेफरेंस के लिए हमारे पास रहे। और जी बिल्कुल ऐसे ही जैसे हर किसी का मतलब है हर लैंग्वेज के लिए एक अपनी मशीन डिज़ाइन होती है। जिस तरह से हर लैंग्वेज की अपना डीएफए होता है, हर लैंग्वेज का अपना पीडी होता है, यानी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए एक मशीन बनेगी। एक मशीन दो टास्क नहीं कर सकती कि मैं कहूँ कि भाई ये काम भी कर रही है और ये काम भी। वो सूरत में होगा जब आप दो मशीनों को मिला दें, अलग अलग बना दें, तो हो सकता है। होमोजेनियस से मुराद यहाँ पर अगर ये है कि ये एक टास्क कर सकता है तो ऐसा ही होमोजेनियस, अगर आप होमोजेनियस कहें। और अगर आप इसको हेट्रोजेनियस कहना चाहते हैं तो फिर आपको दो मशीनें अलग अलग बनानी होंगी। ये ऑटोमेटा में पढ़ाया जाता है, हमने यहाँ पे इसलिए नहीं पढ़ा कि हमारा वो टारगेट नहीं था। तो अगर आप इसको हेट्रोजेनियस करना चाहते हैं, हाइब्रिड करना चाहते हैं, तो आपको करना ये होगा कि आप दो या तीन अलग-अलग मशीनें बनाएं। मिसाल के तौर पे AN BN की मशीन है, या फिर नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B की तादाद जो है वो सिर्फ इक्वल हो, AN BN ना हो बल्कि चाहे B से शुरू हो, और इस तरह की 3-4 मशीनें आप उठा लें तो आप उनको बनाएंगे तो इनफरादी, लेकिन बाद में उसको आप यूनियन के मेथड से कंबाइन कर देंगे। जब कंबाइन कर देंगे तो एक और कॉम्प्लेक्स किस्म की मशीन बन जाएगी जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। तो इनिशियली तो आप अलग बनाएंगे। अब ये सवाल एक रेज हो जाता है कि सर कंबाइन कैसे करेंगे। तो वो कंबाइन करने का टास्क जो है ना वो भी हमारे इसमें नहीं है, लिस्ट में। तो कंबाइन करने के लिए यूनियन है, कॉन्केटिनेशन है, तो इस दो मेथड्स हैं जिसकी बेसिस पे हम उसको कंबाइन करते हैं मशीन में। ठीक हो गया। ये वकार साहब ने सवाल पूछा था, अगर आप टेक्स्ट में देखें तो उसका जवाब मैंने दिया है। इस मशीन को हम डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले एक नज़र यहाँ पे हम देख लेते हैं। आप एज्यूम करें कि इसमें रेड कलर से जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो कुछ भी नहीं लिखी हुई, सब अभी ब्लैंक है। मैं इसको साथ साथ इसके ऊपर जो है वो एक रेड कलर का सर्कल बनाते जाते हैं ताकि आपको खुद डिज़ाइन करना आए ना। आपने कहा एक सर्कल हमने डिज़ाइन कर लिया और वो ये है, ठीक। और इसको डिज़ाइन करने के बाद आपने कहा कि अब क्योंकि हम एक टारगेट कैरेक्टर ले लेते हैं ताकि हमें रेफरेंस में रहना आसान रहे। वो कोई भी कैरेक्टर हो सकता है रीजनेबल साइज़ का, ताकि इसमें हमें कोई एम्बिग्विटी ना हो। तो हमने कहा वो रेफरेंस कैरेक्टर वही 3 कैरेक्टर A के ले लेते हैं और 3 कैरेक्टर जो है B के ले लेते हैं। तो हो गया A B B और B, और इसके बाद नल कैरेक्टर शुरू होते हैं। तो ये एक रीजनेबल साइज़ है। तो आपको ये तो मालूम है कि आप सबसे पहले A से रीड करेंगे। हमारा मकसद क्या है कि जितने A उतने B और A पहले होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं सारे A को पहले रीड करके परफॉर्म कर दूं जैसे कि मैंने पुश डाउन ऑटोमेटा में किया था, बल्कि मैं एक A रीड करूंगा, उसके अगेंस्ट में एक B को कट करूंगा। तो अब इसने क्या किया है, Q0 पे खड़ा है जो हमारे ट्रांजिशन जिसको हम कह रहे थे उस बेसिस पे, और एक A रीड किया, ये रहा एक, ठीक है, A रीड किया। अब एक्शन की तरफ जा रहे हैं। एक्शन के लिए दो साइन यूज होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप Q0 पे खड़े हैं, ठीक है, Q0 पे खड़े हैं और आपने जो है वो किया है, एक A रीड कर लिया। ये आपके पास जो है वो एक सेट ऑफ टपल्स है जो कि आपने कहा। इसका एक्शन क्या है? एक्शन ये है कि आप जो है वो इस A की जगह पे रहेंगे, आप Q1 पे आप चले जाएंगे, Q1 पे आप मूव कर गए और A की जगह पे X राइट करेंगे और राइट साइड पे चले जाएंगे। राइट साइड पे जाने का मतलब है जो इनपुट कैरेक्टर्स है वो आप राइट, यानी हेड पहले यहाँ पे था और आपका हेड जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो ये एक ट्रांजिशन आपने चला दिया। नॉर्मली लोग एरो से भी यूज़ करते हैं और नॉर्मली लोग स्लैश भी लगाते हैं। ये क्योंकि मैंने कहीं से कॉपी किया, मैं अगर लिख रहा होता उसको तो फिर मैं उसके अगेंस्ट में एरो लगाता। तो मैं टाइम को सेव किया, वरना लिखते कुछ सही गलती होती तो उसमें टाइम थोड़ा सा कंज्यूम होता। तो आप ये एज्यूम ही कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए मैं आपको उसी तरह से बताऊंगा कि सपोज करो कि हम न्यू मशीन ही डिज़ाइन करें। तो स्टार्ट तो हम अब देखें, अगर किसी ने B से स्टार्ट कर दिया, कोई कहता है कि मैं Q0 पे स्टैंड करता हूँ और मैं पहला कैरेक्टर B दे देता हूँ, तो आपको पता है ना कि ये मशीन एक ऐसी मशीन है, लैंग्वेज, जो स्टार्ट ही A से होगा, क्योंकि हमारा तो मोटिव ही है कि AN BN है। AN BN का मतलब है कि आप स्टार्टिंग A से करेंगे। अगर कोई B पहला कैरेक्टर दे देता तो वो रिजेक्ट ही हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि रिजेक्शन का स्टेट मैंने नहीं बताया, क्यों? क्योंकि अगर मैं रिजेक्शन भी बनाना शुरू कर दूं तो रिजेक्शन के इतने पैटर्न हैं
कि मैं उनको बनाऊं और रिजेक्शन स्टेट पे भेजूं तो एक कॉम्प्लेक्स किस्म की डायग्राम बन जाएगी जो रीडेबल ही नहीं हो। इसलिए सिर्फ ये वो डायग्राम है जो लीगल ट्रांजिशंस हैं, ठीक है, और उन ट्रांजिशंस के बेसिस पे आप कहीं मूव करें। तो फर्स्ट ट्रांजिशन ए का होना चाहिए, अगर बी का है तो समझ लो हॉल्ट हो गया, वो ऑलरेडी रिजेक्ट हो गया। तो आपने कहा ए से हमने रीड किया, ए से आपने रीड किया और उसके अगेंस्ट में, ए की अगेंस्ट में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए की अगेंस्ट में आपने एक्स कॉपी कर दिया, ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ए रीड किया, एक्स कॉपी किया, और हेड आपका अब इस जगह पे मौजूद है, इस वाली जगह, ठीक, जहाँ मैंने ब्लू बनाया, और आप खुद इस जगह पे स्टैंड करते हैं, जो कंट्रोल यूनिट है उसके अंदर ये ऑटोमेटा बना हुआ। यहाँ पर आने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, मैं समझा रहा हूँ, आप अभी इस ट्रांजिशन को ना देखें। हो सकता है कि आपके कैरेक्टर ए भी होते, खाली उसको भी तो एक्सेप्ट करना होता है, एक ए रीड करके आप फॉरन बी पे आ जाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन है बी। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट कैरेक्टर जो होगा वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। देखिए आपने क्या लिखा कि अब आपको तलाश है बी की, लेकिन आखिरी बी की, आपको ये नहीं पता आखिरी बी कब है। आखिरी बी जब आएगा जब आपके पास ब्लैंक कैरेक्टर आएगा, उससे पहले वाला कैरेक्टर आखिरी बी होगा। तो लिहाजा जब तक ब्लैंक ना आए आप ये ना सोचें कि आप आखिरी कैरेक्टर पर। तो आपने क्या किया, अब आपने करना है क्या, सारे ए को रीड और सारे बी को रीड करते हुए आगे बढ़ जाना है। देखिए क्या लिखा है मैंने लिखा है ए आए तो ए ही कॉपी करो, ए रीड करो, ए ही राइट करो और राइट पे चले जाओ। तो ए रीड किया, ए राइट किया और राइट पे आ गए। फिर क्या लिखा आप देख रहे होंगे कि इसी स्टेट पे हैं, स्टेट चेंज नहीं कर रहे। फिर ए रीड करो, ए राइट करो, राइट पे चले जाओ, ए रीड किया, ए ही राइट किया, राइट पे चले जाओ। अब आपके पास बी हिट हो गया है। अगर ए की और कैरेक्टर होते ये होता रहता है यहाँ पे, लेकिन अब इत्तेफाक है कि हमने एक रीजनेबल साइज का जो है वो इनपुट लिया है, तो अब बी हिट हो गया। तो बी भी इसी स्टेट पे, बी रीड करो, बी राइट करो, राइट पे चले जाओ, बी रीड करो, बी राइट करो, राइट पे चले जाओ। फिर उसके बाद अगला बी रीड करो, बी राइट करो, राइट पे, बी रीड करो, बी ही राइट करो और राइट पे चले जाओ। और जैसे ही राइट पे जाएंगे तो एक नल कैरेक्टर हिट हो जाएगा इसी जगह पे रहते हुए। जैसे ही आप आखिरी बी रीड करेंगे, बी की जगह बी राइट करेंगे, तो आपको कह रहा है राइट पे चले जाओ, तो आप यहाँ आ जाएंगे। जब यहाँ आ जाएंगे तो इस जगह पे नल कैरेक्टर की ट्रांजिशन आपको दूसरे स्टेट पे लेके जा रही है। ये बी का मतलब है नल ट्रांजिशन, ये जो है नल ट्रांजिशन, ब्लैंक बकेट जिसे कह रहे हैं। तो नल कैरेक्टर अगर आता है तो उसका मतलब है अब आप आखिरी कैरेक्टर पे आ चुके हैं और एक एक्स की अगेंस्ट में एक बी कैंसिल होने का वक्त आ चुका है। तो लेकिन पॉइंटर को तो बैक लेके आओ, पॉइंटर तो आपका आगे चला गया। तो लेकिन क्या लिखा हुआ है कि एक नल कैरेक्टर रीड करें, ठीक है। अभी आपने सिर्फ जो है ना उसको देखिएगा, मैं सारे एक साथ नहीं लिख रहा हूँ, पहले इसको लिख लिया हमने और इसको लिख लिया जो ब्लू मार्क कर रहा हूँ। उसके बाद आप इसको लिख रहे हैं, नीचे वाला नहीं देखिएगा कि वो क्या कह रहा है, वो हम सेकंड राउंड में लिखेंगे। सपोज करो कि ये है ही नहीं, सेकंड राउंड की बारी आएगी तो उसको लिखेंगे। अभी हमने सिर्फ इसको लिखा है, बी यानी नल कैरेक्टर रीड हुआ तो हमने नल कैरेक्टर ही उसकी जगह पे कॉपी किया और लेफ्ट पे आ गए। लेफ्ट का मतलब है कि पॉइंटर अब यहाँ पे आ गया इस जगह, और ये वो जगह है जहाँ पे बी होना जरूरी है। बी होगा तो आप बी की ट्रांजिशन करेंगे। देखिए इस स्टेट पे आ गए, इसको पढ़ के इस स्टेट पे मूव करके यहाँ पे आके आप कह रहे हैं अगर बी रीड हो रहा है तो उसकी जगह वाई कॉपी कर दो, यानी यहाँ पर वाई कॉपी हो जाएगा। ठीक है, वाई कॉपी होने का मतलब ये हुआ कि एक ए से एक बी कैंसिल हो गया। अब आप दोबारा से, यानी एक ए से एक बी कैंसिल हो गया, तो अब आप दोबारा से बैक होना शुरू होंगे और आखिरी यानी फर्स्ट ए पे जाएंगे, जो पहला ए अब रह गया। तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा ए पहला, ये वाला है, ये वाला मशीन, तो मशीन जाती रहेगी और पहले एक्स पे हिट कर जाएगी। तो देखिए यहाँ से यहाँ पे आए, उसने कहा अब क्या करो, इसको राइट करके आप लेफ्ट पे आ गए थे। देखिए यहाँ लेफ्ट लिखा हुआ है तो आपका पॉइंटर इस जगह पे स्टैंड करता होगा। उसने कहा बी है तो बी राइट करो लेफ्ट, अब पॉइंटर यहाँ आ गया। बी है तो बी रीड करो, बी राइट करो लेफ्ट, आप लेफ्ट पे आ गए। ए है तो ए रीड करो, ए राइट करो लेफ्ट, इसी जगह पे मौजूद है। फिर उसके बाद चलते 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 सब करते ये आपको मूव कराता रहेगा। तो मैंने इन दोनों को रीड कर लिया, तो ये चलते चलते आपको हिट करा देगा एक्स के ऊपर। तो जैसे ही इस ए को रीड करेंगे, ए राइट करेंगे लेफ्ट, तो एक्स पे आ जाएंगे। जैसे ही एक्स पे आएंगे, इस एक्स पे आएंगे, तो आप कहेंगे कि अब देखिए इस पे स्टेट चेंज होगा कि अगर एक्स रीड हो जाता है तो एक्स ही राइट करो और राइट पे आ जाओ। यानी एक्स रीड होता है उस जगह पे एक्स राइट करो, और लेकिन पॉइंटर को एक कैरेक्टर राइट पे लेना। दिस इज कॉल्ड राइट, यानी अगला ए रीड करने के लिए रेडी है। और कहाँ भेज दिया आपको, स्टार्ट स्टेट पे। स्टार्ट स्टेट पे इसलिए भेजा है कि अगला ए के लिए प्रोसीजर सारा सेम होगा,
सिर्फ एक दो चीज़ें चेंज होंगी, तो हमने ये भी रीड कर लिया। सिर्फ ये नहीं रीड किया, तो उसको समझाने जा रहा हूँ मैं। अब वो दोबारा से स्टार्ट हुआ कि ए रीड हो रहा है, आपने कहा ए रीड हो रहा है, इसकी जगह क्या कर दो, एक्स कर दो, एक्स करके अगले स्टेट पे आ जाओ। अगले स्टेट पे आ गए, ए रीड करो, ए राइट करो राइट पे, इससे आप एक राइट पे आ गए। बी रीड हो रहा है, बी राइट, एक राइट पे, आप यहाँ आ गए। फिर आपने कहा बी रीड हो रहा है, बी राइट, एक राइट पे, एक राइट पे आ गए। अब आपको नल नहीं मिलेगा, अब आपको वाई मिलेगा। तो आप कहेंगे भाई इस जगह पे जहाँ पे आपने नल की इंफॉर्मेशन लिखी थी वहाँ पे वाई की इंफॉर्मेशन भी लिख दो। ये जाते हुए, क्योंकि अब आगे बढ़ रहे हैं तो वाई कर चुके होंगे किसी को, तो आप कहेंगे कि y की अगेंस्ट में y को राइट करो और लेफ्ट पे आओ। अगर y पे आप खड़े हैं और y पे y ही राइट करके एक कैरेक्टर लेफ्ट पे आ जाए, तो अब आप यहाँ पे आ जाएंगे। इसका मतलब है ये सेकंड राउंड में इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नल की वैल्यू तो खत्म हो गई, नल तक तो पहुंच ही नहीं रही। तो अब आप यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे आने के बाद Q2 पे खड़े हैं, वापस आ रहे हैं, तो B मिलना चाहिए आपको। B मिला तो आपने कहा उसके अगेंस्ट में y कर दो। जब आप y पे आ गए थे ना, तो y से y कॉपी किया लेफ्ट, इस जगह पे आ गए, तो b मिला, इसकी जगह y बना दिया। तो एक और a की जगह पे एक b जो है वो y बन गया, दो दो कैरेक्टर मैच हो गए और इस स्टेट पे आ गए। अब आपने पूरा एक्सट्रीम लेफ्ट आना है, लेकिन यकीनन वो इस वाले एक्स तक नहीं पहुंचेगा, इसी एक्स से आपको आगे की तरफ मूव करा देगा। ए रीड करो, ए राइट करो, लेफ्ट पे आ जाओ, ठीक है, या बी रीड करो, बी राइट करो, लेफ्ट पे आ जाओ। इन दोनों को बाईपास करके यहाँ आ जाएगा। फिर कह रहा है कि एक्स रीड करो, एक्स राइट करो, लेफ्ट पे आ जाओ, यहाँ आ जाएंगे आप। और यहाँ पहुँचने के बाद अब आप, क्योंकि वो राइट पे ले गया है, तो स्टैंड यहाँ कर रहे हो इस जगह पे। इस जगह पे स्टैंड करने से क्या होगा कि अब आप दोबारा से ए को रीड करके एक्स कर देंगे और पूरा सिस्टम आगे की तरफ लेके जाएंगे। और जब यहाँ आ जाएंगे तो वो कहेगा कि बी की अगेंस्ट में वाई कर दो। अब जरा यहाँ पे हमें इंटरेस्टिंग देखना है हो क्या रहा है। जब बी की अगेंस्ट में वाई हो जाएगा, ये भी, तो वो कहेगा लेफ्ट पे आ जाओ। अब जब देखिए लेफ्ट पे आ जाओ, आप खड़े, जैसे ही बी के अगेंस्ट में वाई होगा आप Q3 पे आ जाएंगे। Q3 पे जैसे ही लेफ्ट पे आएंगे आप एक्स पे आ चुके होंगे, ठीक है। तो वो कहेगा एक्स को रीड करो, गौर से देखिएगा, एक्स को रीड करो, एक्स ही राइट करो, एक्स को रीड करो, एक्स ही राइट करो। अब इस वक्त हम किस पोजीशन पे, सारे एक्स, सारे ए, सारे बी बन चुके हैं। एक्स रीड करो, एक्स ही राइट करो, और एक कैरेक्टर राइट पे चले जाओ। एक कैरेक्टर जैसे ही राइट पे गए तो उसका गुमान था कि मुझे ए मिलेगा, लेकिन आप ये करके जब इस स्टेट पे आए हैं तो आप स्टैंड करते हैं इस जगह पे। तो अगर ए मिलता तो आप इस रास्ते से चले जाते, दोबारा से उसको सारा रीड करते, लेकिन उसको मिला क्या, वाई। तो कह रहा है वाई मिल रहा है, तो वाई राइट करके नथिंग, कुछ भी ना करो, नथिंग का मतलब है नल लिख दो, आपकी मर्जी है। वाई राइट पे जाओ, लेफ्ट पे जाओ, आप राइट पे चले जाओ, आपकी मर्जी है, राइट पे चले जाओ और इस स्टेट भेजो जिसको आपने फाइनल स्टेट कहा। दिस इज कॉल्ड हॉल्ट स्टेट। ये हॉल्ट का मतलब होता है रुकना। तो आप कहेंगे एक्सेप्टेंट हॉल्ट। हॉल्ट दो तरीके से हो सकता है, रिजेक्शन हॉल्ट या एक्सेप्टेंट हॉल्ट। क्योंकि ये डबल सर्कल बना हुआ है, आपको पता है डबल सर्कल एक एक्सेप्टेंस की नोटेशन है। अगर आप एरो बना रहे हैं स्टार्ट में तो डबल सर्कल बना दें, अगर आप माइनस लिख रहे हैं तो प्लस लगा दें। तो आप कह रहे हैं एक्सेप्टेंस की बेसिस पे होल्ड कर रहे हैं, तो आपका ये टोकन जो है वो एक्सेप्ट। लेकिन अगर कोई एक कैरेक्टर भी इम्बैलेंस होता, कोई ज़्यादा या कम होता, तो आपको ऐसी जगह जाके रोक देता जहाँ से आप एक्सेप्टेंस की तरफ नहीं जा सकते। तो लिहाजा ये सिर्फ ऐसे कैरेक्टर को एक्सेप्ट करेगा जो बैलेंस होंगे, जितने ए उतने बी होंगे। अगर एक कैरेक्टर भी एक्स्ट्रा होगा, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप उसको जो है डिज़ाइन करके देख लीजिएगा कि किस तरह से का वो ऐसी जगह पे जाके आपको रोकेगा जहाँ पे ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये हालांकि ये एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट फ्री है, यानी हम इसका पुश डाउन ऑटोमेटा बना सकते थे, उसके बावजूद हमने उसका एक जो है वो ट्यूरिंग मशीन बनाया है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डेफिनेटली पुश डाउन ऑटोमेटा से ज़्यादा है। मैं आपको सिर्फ 2-4 मिनट दे रहा हूँ, मैं ज़रा ग्लास ऑफ पानी पी के आता हूँ, कि आप ये सोचें और शुरू करें अपने कॉपी पेंसिल पे बनाना। मैं कॉपी पेंसिल कहता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, कल को ऐसा ना हो एग्ज़ाम अगर मिड टर्म का होना हो तो आपको ये आता हो, तो आप जो है वो इसी लॉजिक को दूसरे तरीके से ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करें। यानी ये ए है, ये ए है, ये ए है, ठीक है। भले से आप ना करें, मतलब जाहिर है कुछ लोग इस पोजीशन पे होंगे कि वो लिख नहीं पा रहे होंगे, तो आप अगर, लेकिन सोचें ज़रूर कि आप अगर इस बेसिस पे करते हैं कि मैं इस ए को एक्स बना रहा हूँ, तो मैं पहले ही बी को वाई कर दूंगा।
अब यकीनन उसकी ट्यूरिंग मशीन ये तो नहीं होगी ना, ट्यूरिंग मकसद सेम है तो उसकी डिज़ाइनिंग थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो आप एक दूसरी ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करें जो इस बिहाफ पे काम करे कि वो पहले ही बी को वाई कर दे, फिर लेफ्ट आना शुरू करे, फिर अगले वाले ए को एक्स करे और फिर आगे जाके अगले वाले बी को वाई करे। तो इस तरह से आप इसको ज़रा सोचें। मैं 2-3 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, तो आपसे फिर दोबारा ज्वाइन करता हूँ। मैं मतलब यही बैठा हूँ, पानी पी रहा हूँ। आप कोशिश करें इसको, फिर मुझे रिस्पेक्ट आते हैं। तो मैं अभी इस डायग्राम को कंसीडर नहीं कर रहा, अभी सिर्फ सवाल को हम कंसीडर कर रहे हैं। और क्वेश्चन ज़रा देख लीजिएगा कि वो ये है कि W सच दैट W बिलोंग्स टू A प्लस B स्टार, यानी हमारी लैंग्वेज जो है वो A और B पे कंसिस्ट करती है। एंड W जो टोकन हमारे होंगे वो इस तरह होंगे कि W एंड WR पैलिंड्रोम जैसे टोकन्स होंगे। और ये एक ऐसे पैलिंड्रोम्स हैं कि जो इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। इवन और ऑड का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको लिखता हूँ तो कुछ इस तरह की सिचुएशन आ सकती है कि मिसाल के तौर पे सिर्फ ए, तो ये एक ऑड पैलेंड, सिर्फ बी, ठीक है। और अगर हम देखें तो हो सकता है कि ए, ये भी एक पैलिंड्रोम है, या ए बी ए। अब इसमें इस तरह के पैलिंड्रोम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो आपने इन दोनों के लिए इस मशीन को डिज़ाइन करना है, चाहे वो इस तरह की कंडीशन में आ जाए चाहे इस तरह की कंडीशन में आ जाए। आपने जो है इन दोनों प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है, ठीक है। ये वाले मैं ऐसे में कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये कैरेक्टर नहीं होंगे पहले, क्योंकि एटलीस्ट दो कैरेक्टर तो हैं, W और WR, एक कैरेक्टर और उसका रिवर्स हो। आई थिंक सो दो कैरेक्टर इस तरह के एग्जिस्ट करने चाहिए। एक मिनट देना मुझे। इसको देखते हुए जो हमें लैंग्वेज नज़र आ रही है कि जो हमारा WWR है वो डेफिनेटली इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हमें जो ये लैंग्वेज यानी जो W होगा उसी का रिवर्स आगे होना चाहिए। तो इसको देखते हुए जो टोकन्स हमें नज़र आ रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि ए तो हो सकता है, ठीक है, कि हम एज्यूम करेंगे कि ये W है और ये इसका रिवर्स कैरेक्टर है, वही कैरेक्टर जो W का है। या हो सकता है कि ए बी हो और उसका रिवर्स बी ए एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन इसका ये है कि मतलब फर्दर ऑप्शन इसका ये है कि बी से शुरू हो तो आप कहें कि बी बी ए ये डब्ल्यू है और इसका रिवर्स होगा ए बी बी, राइट। तो जो इस वक्त सवाल दिया हुआ है उससे ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि आपके पास जो टोकन होंगे वो इवन लेंथ होने लाजमी है। कोई क्वेश्चन है तो पूछते रहना अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है। मैं भी बीच में कंफ्यूज हूँ लेकिन अब ये क्लियर है कि जो टोकन होंगे वो डेफिनेटली वो कह रहा है कि WWR के बारे में बात हो रही है। तो WWR का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो वर्ड होगा उसी का एग्जैक्ट रिवर्स होना चाहिए, बीच में सेपरेशन नहीं होनी चाहिए। तो ए एक W कैरेक्टर है तो उसका रिवर्स ए ही होगा, या बी होगा तो बी ही उसका रिवर्स। लेकिन अगर ए बी डब्ल्यू है तो इसका रिवर्स आगे इसके साथ एसोसिएट होना चाहिए बी ए के ऊपर। और अगर बी बी ए एक डब्ल्यू है तो ए बी बी इसका रिवर्स इसके साथ एसोसिएट होना चाहिए। ये एक प्योर ट्यूरिंग रिकग्नाइजेबल लैंग्वेज है। इसको हम जब बनाएंगे अपने पुश ऑटोमेटा से तो वहाँ स्टक होंगे
और क्योंकि वहाँ पर ये इशू होता है कि ये कैसे डिटेक्ट करेंगे कि मिड कब आएगा, क्योंकि हमारे पास जो टोकन है वहाँ पे पिक करने का, उसमें हम लेफ़्ट राइट मूव नहीं कर सकते, आप एक ही डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा में। ए रीड करेंगे, बी रीड करेंगे, बी रीड करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा बीच में आपके पार्टीशन कैसे मिला। लेकिन यहाँ पर हमारी टेक्निक ज़रा डिफरेंट होगी कि हम किस तरह से उसको डिज़ाइन कर रहे होंगे। तो ये तो जहन में रख लें कि ये हमारा पार्ट जो है वो कुछ इस तरह से हैंडल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं और इस जगह पे डिज़ाइन करते हैं। एक रीजनेबल टोकन ले लेते हैं। ये पहले तो ये बताइए कि ये बात जो हमने अभी की समझ आ गई। अच्छा, आपके जहन में ये आ रहा होगा, हो सकता है मैं उसको क्लियर कर दूँ कि पॉसिबल ये है कि आप कहें कि ऑड पैलिंड्रोम कैसे लिखेंगे। ऑड पैलिंड्रोम लिखने का तरीका ये है कि W सच दैट W बिलोंग टू, ठीक है। क्योंकि ऑड में क्या होता है कि आप जब लिखते हैं AB तो यकीनन इसका रिवर्स आएगा, ठीक है, BA, लेकिन इनको सेपरेशन करने के लिए एक और कैरेक्टर बीच में रिक्वायर्ड है, तभी वो ऑड बनेगा। अब वो कैरेक्टर जो बीच में सेपरेट करेगा वो या तो A हो सकता है या B, मिसाल तो बीच में A आ जाए, तो दिस इज अ पैलिंड्रोम बट ऑड लेंथ। ऑड लेंथ का मतलब है कि A B के साथ B A के साथ मैच कर रहा है, लेकिन बीच का कट A से हो रहा है, या A B और बी ए इसका रिवर्स है, लेकिन ये कट जो है वो बी से हो रहा है, तो ये बीच का कैरेक्टर जो है वो आना जरूरी है। तो उसके लिए यहाँ लिखा जाता है डब्लू, ठीक है, आइदर डब्लू ए, ठीक है, और डब्लू आर, या फिर यूँ लिखा जाता है डब्लू बी डब्लू आर। ये बेसिकली इसके लिखने का अंदाजा वेन एवर यू विल डील विद द ऑड नंबर ऑफ द पैलिंड्रोम। तो इस वक्त हमने क्योंकि बीच में ना तो ए इंसर्ट किया ना बी इंसर्ट किया, हमने कहा डब्ल्यू और डब्ल्यू आर होगा, तो डेफिनेटली जो भी आप डब्ल्यू का वर्ड लिखेंगे उसी के रिवर्स वाला इसके साथ कॉन्केटिनेट कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये इवन लेंथ है, और अगर इवन लेंथ हो तो आप कहेंगे कि नल भी आपकी लैंग्वेज का पार्ट है, और 2 ए हो सकते हैं पैलिंड्रोम में, 2 बी हो सकते हैं आपके पैलिंड्रोम में, और इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न जो हैं वो आपके पैलिंड्रोम पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिसमें से कुछ हमने यहाँ पे लिख दिए। ए बी बी ए हो सकता है, बी बी ए, ये मैं सिर्फ अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, आप इसके अलावा भी जो चाहें लिख लें, बी ए बी बी, और इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन एग्जिस्ट कर सकते हैं। These are the even length, or we are talking about the WWR type token, which is a palindrome basically. Your W should be equivalent to like this. So we are ready to construct. Before constructing your Turing machine, we have to design the logic for implementation of your Turing machine. So what is the logic basically? क्योंकि Turing machine इसको कर सकता है, और ये वाहिद है जो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये रिकर्सिव लैंग्वेज है, क्योंकि ये लूप में नहीं स्टक होगा। तो ट्यूरिंग मशीन का वो पार्ट जो या तो एक्सेप्ट करेगा टोकन को या रिजेक्ट करेगा, लूप में फंसा नहीं रहेगा। अब लूप में फंसने वाली बात जब हम उस स्टेज से पहुंचेंगे जरूर बताऊंगा, लेकिन जो एनियन हमने देखा था उसमें ये इस कैटेगरी की लैंग्वेज है। देखिए लॉजिक इसके बिहाइंड ये है कि मैं एक रीजनेबल टाइप का टोकन ले लेता हूँ, जैसे ये वाला है, और इसको लेके अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो वो कहता है कि हमारे पास बी है, फिर एक और बी, फिर देन ए, और फिर इसका रिवर्स ए बी एंड बी, ठीक। ये आपके पास लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को जब आप एक उसमें देते हैं टेप में, तो डेफिनेटली उसके बाद आपके पास एक करेक्टर जो आने शुरू करेंगे। कैसे, ये बात हम पहले कर चुके हैं कि इट्स वेरी इजी कि आप सबसे पहले यहाँ पर क्या कर रहे होंगे कि पहला बी रीड करेंगे। अच्छा पैलिंड्रोम है ना, तो पहला बी रीड करेंगे। अब आपकी कंपल्जन है, पहले तो ऑप्शनल था, अब कंपल्जन है कि पहला बी रीड करेंगे तो इसका आखिरी करेक्टर भी बी होना चाहिए। समझ आ रही है? अब मुझे याद नहीं कि वाई बनाएंगे या जो भी बनाना, आखिरी करेक्टर भी बी, तो आप एक बी रीड करेंगे और आखिरी करेक्टर भी बी ढूंढेंगे,
और अगर है तो आप इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक्स ही बना लें, ऐसे फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल में। उसके बाद आप वापस आएंगे, फिर एक्स को हिट करेंगे और फिर आगे चले जाएंगे जैसे अभी किया था। और फिर जो कैरेक्टर आप रीड करेंगे, अगर बी रीड कर रहे हैं तो फिर आगे मूव करेंगे और एक्स से पहले, जैसे एक्स हिट होगा उससे पहले वाला कैरेक्टर भी आप बी ही ढूंढ रहे होंगे, तो उसको भी एक्स बना देंगे। और उसके बाद लेफ्ट जाएंगे, लेफ्ट जाने के बाद एक्स हिट होगा तो राइट आ जाएंगे। अगर ये ए रीड हुआ है, तो इसको भी आप एक्स बना देंगे। और आगे आप जब मूव करेंगे तो आप ए ही ढूंढेंगे, तो आप आगे मूव करेंगे, इसके पास आएंगे, फिर इसके पास आएंगे। जब एक्स हो जाएगा तो लेफ्ट पे आएंगे तो एक्स इसकी जगह। तो ये दोनों जो पेयरिंग हो रही होगी, इसके लिए हम केयर करेंगे कि बी रीड हो तो हम अगला बी ही रीड कर रहे हो, और बी रीड कर रहे हो तो सेकंड लास्ट कैरेक्टर भी बी रीड कर रहे हो। तो हम इसको पाथ ऐसा दे देंगे कि दो अलग अलग पाथ बना देंगे। ए के लिए एक पाथ से मूव करेगा, बी के लिए अगले पाथ से मूव करेगा वो। तो लेट्स सी कैसे काम होता है, उसको हम थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि नमाज का ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि फिर 5 मिनट रह गए हैं उसके बाद ये शुरू करते हैं इसको, और नमाज ब्रेक के बाद हम इसको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन? अगर नमाज पढ़ के कोई जल्दी फारिग हो जाए तो फिर आप उसको बना लीजिए, ठीक है जना इनाम साहब, थैंक यू। तो डिज़ाइन करते हैं नमाज के बाद। अभी हो रहा है 1:25, 1:25, तो हम आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं और 1:55 पे ज्वाइन करते हैं इंशाल्लाह। 1:55 पे ज्वाइन कर रहे हैं, फिर मैं असाइनमेंट वगैरह की बात भी कर लूँगा। एक क्विज़ लेना है, अब तो हम इससे काबिल हो गए, क्विज़ नंबर 2 भी ले लें। चलो अल्लाह हाफ़िज़, ये बंद कर रहा हूँ सेशन।